गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के पाठ में से है और जो है काफ़ी मोस्ट है। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं और किस टॉपिक पे लेकर के आए हैं वो है आपका गोलीय दर्पण और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। क्योंकि बोर्ड परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो जारी हो गया है, यानी टाइम टेबल जारी हो गया है। उसको देखते हुए हम हर पाठ में से एक एक टॉपिक लेंगे और उनसे संबंधित जो बोर्ड में आने वाले प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो कुछ ऐसी परिभाषाएँ हैं जो बोर्ड में आ सकती हैं, तो उन्हीं को ध्यान रखते हुए आज ये वीडियो बनाई गई है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा कि गोलीय दर्पण जो है वो होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या बनती है। तो गोलीय दर्पण है, इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखी है। ये है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब दर्पण का अर्थ होता है कि जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो आपका कहलाएगा दर्पण। और हम अपने घरों के अंदर जो भी दर्पण यूज़ करते हैं, यानी कांच यूज़ करते हैं, वो बेटा समतल होता है ना। अब इसके अंदर बेटा दो दो होते हैं पृष्ठ। जो परावर्तक पृष्ठ कौन सा होता है वो अपने को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। परावर्तक पृष्ठ बेटा वो होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं, जब आती हैं उसके ऊपर आएंगी और उससे टकरा करके वहीं चली जाएंगी जहाँ से वो आई हैं, उसको अपन परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। अब अपन एग्जाम्पल के तौर पर देखें बेटा, जैसे मान चलो कि ये एक समतल दर्पण है जो कि हमारे घरों में यूज होता है ना बेटा। तो आपने देखा होगा कई बार जब उसके ऊपर कोई प्रकाश या सूर्य की किरण आती है तो इससे टकरा करके वो ऊपर एक फोकस बन जाता है ना, वाइट रंग का सा। तो ये जो ऊपर वाली सतह है जहाँ से ये प्रकाश किरणें आ करके और वापस चली गई, वो आपका परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है ना। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इसकी जो परिभाषा है वो ऐसे बनेगी, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। अब बेटा गोली कैसे, ये तो फ्लैट है। गोली मतलब वो इस शेप में होगा, इस शेप में होगा। जैसे मैं अभी राइट कर रहा हूँ ना, इस शेप में गोली, जैसे ये बाहर वाला भी हो सकता है और अंदर वाले हो सकता है। तो इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। गोली हो उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आता है नेक्स्ट, मैंने लिया है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा आपकी बुक में दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल दर्पण और एक होता है बेटा अवतल दर्पण। ठीक है। अब उत्तल कैसे होता है, अवतल कैसे होता है, उसको चित्र के द्वारा आपको समझाते हैं। ये देखो बेटा, ये मैंने दोनों के चित्र बनाए। ये आपका उत्तल है, ये उत्तल है। उत्तल क्यों है कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये वाला, यहाँ इस साइड वाला, ये नहीं है। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, जैसे ये मैंने बनाया ना उभरा हुआ, उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। यहाँ देखो इसका उल्टा बन रहा है, यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ थोड़ा अंदर की ओर हो, है ना, तो उसको अपन अवतल दर्पण बोलते हैं। कोई दिक्कत है। ये उत्तल है या अवतल है, चित्र आए तो बना देना। परिभाषा है तो मैंने अभी बोली, आपको वो लिखनी है। मैं एक बार और बोलता हूँ कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल की जो है इसकी अपोजिट है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, उसको अपन अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है। अब बेटा इससे संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो बोर्ड में आती भी हैं, तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले लेते हैं वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र क्या है पहले उसको देखने बाद में पहले अपन समझते हैं कि ये जो गोलीय दर्पण है बनते किसके हैं। बेटा गोलीय जो दर्पण है वो किसी खोखले गोले के बने होते हैं। खोखला गोला होता है ना, खोखला, जैसे कि फुटबॉल है, अंदर से खोखली होती है। तो ये उस कांच के बने होते हैं, खोखले गोले के। अब इस गोले का जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र बोलते हैं और इसको सी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो मैंने इसकी लिखी परिभाषा, खोखले गोले का केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी बात समझ आ गई। ये खोखला गोला है, इसका जो केंद्र है इसको सी से अपन लिखेंगे, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसकी जो परिभाषा है, खोखले गोले का केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत। चलिए भाई अब आते हैं अपन सेकंड जो है इसकी वक्रता त्रिज्या।
देखो बेटा, खोखले गोले की जो रेडियस है उसी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यानी कि ये केंद्र हो गया और यहाँ से लेकर के ये जो दूरी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो बच्चे, ये देखो, खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो आपके सामने एक परिभाषा ये हो गई, दूसरी परिभाषा ये हो गई। अब अपन क्या है, मुख्य अक्ष है तीसरी, लेकिन उससे पहले अपन ध्रुव को पढ़ लेते हैं, है ना। और उससे फिर आपको क्या है, मुख्य अक्ष की परिभाषा भी आ जाएगी। तो अपन ध्रुव देखो, अब ध्रुव की जो है गोलीय दर्पण के मध्य के बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, उसको ध्रुव कहते हैं, उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। अब खोखले गोले जो गोली दर्पण, उसका केंद्र कौन सा, देखो बेटा, अगर मान के चलो कि ये आपका एक उत्तल है, इसका जो बीच का बिंदु होगा, ये बीच का बिल्कुल ठीक बीच का, इसको ध्रुव बोलते हैं। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी देखो बेटा बीच का बनेगा, वो ध्रुव कहलाएगा। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो चुका। चलिए, अब इसमें एक का आती है मुख्य अक्ष और फिर आती है मुख्य फोकस। तो पहले मुख्य फोकस पढ़ लेते हैं। देखो पहले, अब मुख्य फोकस कौन सी होती है, मुख्य फोकस बेटा ये होती है, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस को मिलाने वाली जो रेखा है मुख्य अक्ष कहलाती है। ये मुख्य अक्ष, इसको मुख्य अक्ष बोलेंगे बेटा। यहाँ पर मुख्य फोकस होता है। अब मुख्य फोकस को पहले अपन ये समझते हैं, मुख्य फोकस कहाँ से बनता है। देखो बेटा, ये जो रेखा खींच रहा हूँ, ये काल्पनिक रेखा है, इससे मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष। ये भी देखो मुख्य अक्ष है यहाँ से, ठीक है। अब सुनो, जब प्रकाश किरणें अवतल दर्पण पर या उत्तल पर आती हैं, तो बेटा वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये देखो, ये एक पहली प्रकाश किरण आ गई, ये यहाँ से होकर के चली गई। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से आई और वो यहाँ से चली गई। ये देखो इस प्रकार से, ये जो जहाँ पर ही मिल रही है, इसको मुख्य फोकस बोलते हैं। इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वक्रता केंद्र हो गया। तो इसकी मुख्य फोकस की जो परिभाषा है ये बनती है कि जब प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण पर आपतित होती हैं या आती हैं, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको मुख्य फोकस बोलते हैं और इसे कैपिटल एफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अब अपन पढ़ते हैं मुख्य अक्ष की परिभाषा। अब जैसे देखो, यहाँ पर ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, सॉरी मुख्य फोकस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि प्रकाश किरणें बेटा यूँ आएंगी और इससे होकर के यहाँ पर आकर के मिल जाएंगी। तो ये जो हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया और इसको कैपिटल एफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अर्थात ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है इसको अपन मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये आपका मुख्य फोकस हो गया। यहाँ से लेकर के और ये दूरी, अब जो अगली है वो आती है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, पहले उसको देखते हैं। फोकस दूरी, अब फोकस दूरी को समझो बेटा। मुख्य फोकस और वक्र और ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और इसको बेटा जब भी आपको लिखना पड़ेगा तो स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपके देखो इतनी सारी परिभाषाएं आ गई जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले बोली मैंने वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, यानी कि वक्रता केंद्र, ये और ये दूरी कहलाती है आपकी, ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको अक्ष बोलते हैं। फिर आता है ध्रुव। ध्रुव यानी कि गोलीय दर्पण के मध्य के बिंदु को, इस मध्य के बिंदु को ध्रुव बोलते हैं और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोली आपकी मुख्य फोकस, यानी कि परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। फिर आई मैंने फोकस दूरी,
यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये बेटा आज की कुछ मोस्ट महत्वपूर्ण वो थी परिभाषाएँ जो मैंने आपको बताई। धन्यवाद।